वेलकम ऑल बच्चों। ये आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वह ख़ास वजह से बना रहा हूँ। मुझे याद आया कि सिलिंड्रिकल रोटर मशीन का जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल मैंने बनाया था, पार्ट ए बी सी डी ई एफ जी, बहुत उसमें भी गया था। उसमें एक पार्ट था जिसमें कि प्राइम मूवर आउटपुट एज इन पार्ट ए को कुछ परसेंटेज से बढ़ा दिया था और एक्साइटेशन को कुछ परसेंटेज से कम कर दिया था, और तब पूछा था कि आर्मेचर करंट पावर फैक्टर क्या होगा। सेलियंट पोल मशीन में वैसा पार्ट मुझे नज़र नहीं आया, तो मैंने इसको डिवाइस किया। और इसीलिए, हालांकि मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया है, लेकिन एक पार्ट मैंने जोड़ा है, वो आज देखो। पहले तो देखो कि जो पार्ट ए में यहाँ आया था पावर, वो क्या था और सोल्यूशन क्या था सेलियंट पोल मशीन में। ये तुम्हारे सामने है। ये क्वेश्चन था, salient pole rotor generator is connected in finite bus rated voltage. It is direct axis reactance of इतना, quadrature इतना. Part A था, calculate excitation, EMF and power angle when the generator delivers rated current at 0.85 pf lag. Part A ही की अभी हम बात कर रहे हैं। उसका सोल्यूशन भी मैं यहाँ पर उतार दे रहा हूँ। यही सोल्यूशन किया था, तुम पिछला वीडियो देख लेना, सोल्यूशन यही था। अब इस सोल्यूशन में पार्ट ए में हम लोगों का EF आ गया था 1.95 पर यूनिट, जो बेसिकली पूछा था गया था, और डेल्टा आ गया था 24.56 डिग्रीज। ठीक है। तो अब इसी में एक नेक्स्ट पार्ट जो मैंने जोड़ा, वो मैं तुमको दिखाता हूँ। इसको पार्ट के समझ लो, इसलिए कि हम लोग कहाँ तक आई जे तक कर चुके थे ना, जिसमें एक्साइटेशन इज लॉस्ट के बाद कहा था कि शायद पावर एंगल 15 डिग्री है, तो एक्साइटेशन भी लॉस्ट है, तो आर्मेचर करंट ऑफ पीएफ क्या होगा, यही शायद पार्ट जे में था। एनीवे उसको चेक कर लोगे। अब पार्ट के में पूछ रहा है कि इफ द प्राइम मूवर आउटपुट एज इन पार्ट ए इज इंक्रीज बाय 10% while the excitation is reduced by 25%, calculate the new armature current and power factor। ये सवाल है इनका। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और क्या प्रॉब्लम आएगा वो मैं तुमको अभी बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, तुमको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो गिवन है सॉल्यूशन, पार्ट के, मैं लिख देता हूँ पार्ट के, इसलिए कि बाद में मैंने जोड़ा ना, तो इसकी सीरीज में मैं नहीं कर रहा हूँ। पार्ट के, देखो यहीं पर मैं लिखता हूँ, हियर P is increased by 10%. Here P is equal to, पार्ट ए में पावर था 0.85, तो यहाँ है 1.1 इंटू 0.85 पर यूनिट। पार्ट के का पावर ये रहेगा, P इज इक्वल टू 1.1 इंटू 0.85 कर लो, 1.1 इंटू 0.85, ये है 0.935 पर यूनिट। 0.935 0.935
पर यूनिट। ये एक्टिव पावर है 10% बढ़ने के बाद। एंड एक्साइटेशन 25% कम हुआ है, तो EF इज इक्वल टू 0.75, 75% रह गया, इनटू जो ओरिजिनल EMF था, एक्साइटेशन EMF, वो था 1.95। मैं चेक कर लेता हूँ इतना ही था कि नहीं। 1.95 था, गंदा हो रहा है। 1.95 पर यूनिट था, जिसका मतलब ये है कि नया EF भी तुम्हारे सामने है। EF इज इक्वल टू 0.75 इंटू 1.95 चेक कर लें, यही था ना। EF इज इक्वल टू, हाँ 1.95 ही था, सही। तो ये हो गया 0.75 इंटू 1.95, 0.75 इंटू 1.95, देख लो यह आ गया 1.4625, देख लो 1.4625, 1.4625 पर यूनिट। 1.465 पर यूनिट। अब देखो, अब फॉर्मूला जो होता है जनरल, वी नो दैट we know that P is equal to V E F divided by XD sine delta plus V square by 2 into 1 by x cube minus 1 by xd whole multiplied by sine 2 delta। अब तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, जो नया पी का वैल्यू है 0.935, 0.935 is equal to 1 into EF 1.4625, 46 है, 1.4625 डिवाइडेड बाय 1.25 XD का वैल्यू है, साइन डेल्टा अननोन है, प्लस V स्क्वायर 1 स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 0.75 माइनस 1 बाय 1.25 into sin 2 delta multiplied by sin 2 delta। अब इनके वैल्यू ज़रा पुट करो, 1.4625 बाई 1.25, 1.25 से डिवाइड कर दो, इसका वैल्यू आ गया
1.17 देख लो इज इक्वल टू 1.17 1.17 साइन डेल्टा प्लस इसका वैल्यू तुमको याद हो गया होगा, रिलक्टेंस पावर का जो एम्पलीट्यूड है तुमको याद हो गया होगा, 0.667 आता था, करके देखना है। देखो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 इनवर्स माइनस 1.25 इनवर्स, ब्रैकेट बंद कर दो, इसका इज इक्वल टू करो 4/15। तुमको याद है हमेशा 4/15 आता था, इसको तुम लोगों की वजह से मैंने डेसिमल प्लेस में किया था तो 0.266666 कर से बना रहा था। तो ये हो गया प्लस 0.266 है, ये गंदा नहीं लिखना चाहता हूँ, 266 और बाद में राउंड ऑफ करने पर ये 7 हो गया। 0.2666 सीरीज चली जा रही थी, बाद में इसको राउंड ऑफ करके मैंने 7 कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पर एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है। मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम यह है बच्चों कि ये नॉन लीनियर टाइप का इक्वेशन आ गया। ये जो इक्वेशन है इससे डेल्टा निकालना, यहाँ पर साइन 2 डेल्टा है ना, साइन 2 डेल्टा, इसको नॉर्मल एल्जेब्रिकल मेथड से तुमको सॉल्व करने में पसीना छूट जाएगा। इसीलिए किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन देता है, तुम खंगाल के देख लो, आज तक किसी को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया होगा जिससे पावर और एक्साइटेशन दिया हुआ हो और पावर एंगल निकालना हो। इसलिए क्या साइन डेल्टा होगा, ये 2 साइन डेल्टा कॉस डेल्टा हो जाएगा, 2 साइन डेल्टा कॉस डेल्टा हो जाएगा। अब कॉस डेल्टा को फिर साइन डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा। अब ये जो नॉन लीनियर इक्वेशन हुआ, ये तुमको जाकर के दिमाग खराब कर देगा, सॉल्व करना तकरीबन नॉर्मल आदमी के लिए नामुमकिन, घंटों ले लेगा तब जाके शायद सॉल्व। तो मैंने आजकल के कैलकुलेटर में एक प्रोविजन देखा, मेरी नज़र पड़ गई, सॉल्व फंक्शन का। तुम 991 ES में जैसे मैं यूज़ करता हूँ, इसमें एक सॉल्व फंक्शन है, तुमको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये जहाँ पर CLC लिखा हुआ है, CLC लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर सॉल्व लिखा हुआ होगा। सॉल्व फंक्शन जाके मैनुअल में पढ़ना, आपने कैलकुलेटर का मैनुअल होगा ना, उसमें सॉल्व फंक्शन देखना। मैंने उसकी मदद ली चेक करने के लिए कि डेल्टा का वैल्यू आसानी से मिल जाता है कि नहीं, इसलिए कि कैलकुलेटर अलाउड है तुम लोगों को, कैलकुलेटर अलाउड है तुमको इसके लिए मैं सॉल्व फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ यूजिंग सॉल्व फंक्शन, रेड से लिख देता हूँ, यूजिंग सॉल्व फंक्शन में इन्वर्टेड कॉमास में कर देता हूँ, यूजिंग सॉल्व फंक्शन
ऑफ द कैलकुलेटर जो मेरे पास है। कौन से कैलकुलेटर में लिख देता हूँ, मेरे पास है कैसियो का ज़्यादातर बच्चों के पास होता है कैसियो का एफ एक्स डैश 991ES। इस कैलकुलेटर का सॉल्व फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ। अब ये कैसे यूज होता है देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, इसको मैं y का नाम दूंगा, जो अननोन है उसको x का नाम दूंगा, इतना ही काम है। y का नाम दूंगा इसको और एक फॉर्मूला लिखूंगा। अब मैं देखता हूँ, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे काम नहीं करता है, कंप्यूट फंक्शन पे काम करता है, इसलिए मोड को सबसे पहले, मोड देख लो, मोड का सिलेक्शन में वन करूंगा, कंप्यूट, कंप्यूट आ गया ऊपर, कॉम्प्लेक्स चला गया। अब कंप्यूट में मैं करूंगा y, अल्फा प्रेस किया, अल्फा के बाद y, देख लो। उसके बाद इस फॉर्मूले में हमको इज इक्वल टू करना है, अल्फा प्रेस किया और कैल के ऊपर इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू आ गया। इज इक्वल टू के बाद मैं करूंगा फंक्शन जो इस तरफ है राइट हैंड साइड में 1.17, 1.17। अब साइन करूंगा, साइन डालने के बाद करूंगा एक्स, अल्फा एक्स, ब्रैकेट बंद कर दूंगा, साइन एक्स हो गया, प्लस इसका कोएफिशिएंट डालूंगा 0.2667, देख लो 0.2667। इसके बाद करूंगा साइन, हेड ब्रैकेट आया, अब करूंगा 2x, इसलिए कि हमने डेल्टा को x माना है, साइन 2x करूंगा, अल्फा x, 2x, ब्रैकेट बंद हो गया। ये इक्वेशन लिखने के बाद में करूंगा शिफ्ट सॉल्व, तो पूछ रहा है कि y कितना है, देख लो y का वैल्यू पूछ रहा है, उसको मैं फीड करूंगा 0.935, देखो फीड कर दिया 0.935। जैसे ही मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा ये कहेगा सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स कहेगा। अब सॉल्व फॉर एक्स, एक्स का पुराना वैल्यू वो 4 दे रहा है, कोई कैलकुलेशन में आया होगा 4, सॉल्व फॉर एक्स को मैं इज इक्वल टू कर दूंगा। अब ये एक्स को कैलकुलेट कर रहा है, देर लगा सकता है, देर लगा रहा है। अब देखो रिजल्ट आ गया, पढ़ लो गौर से। उस इक्वेशन का y इज इक्वल टू 1.7 साइन एक्स प्लस जो हमने किया था, उसमें x का वैल्यू इसने दिया 35.67 डिग्रीज, 35.67 डिग्रीज। और इस वैल्यू पर तुम देख रहे हो कि नीचे लिखा हुआ है L माइनस आर इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखो L माइनस आर इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज आपने लिखा था और राइट हैंड साइड में जो आपने लिखा था उसका डिफरेंस 0 है, मतलब ये कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट है। हालांकि मैं फिर टेस्ट करूंगा इस पर, इसको टेस्ट करूंगा कि वो पावर आता है कि नहीं, लेकिन इसने ये दे दिया कि डेल्टा इज इक्वल टू, और से देखो
ये कैलकुलेटर की खूबी है, जो कभी तुम नॉर्मली नहीं कर सकते थे। इज इक्वल टू 35.67 डिग्रीज। ये रिजल्ट आ गया। अब चेक करो, इसी इक्वेशन में 1.17 साइन डेल्टा वाले में मैं इसको फिट करता हूँ 35.67। उसका बाद रिजल्ट देखता हूँ कि 0.935 आता है कि नहीं, कंफर्म हो जाएगा। अब तो मैं कॉम्प्लेक्स मोड में जा सकता हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेट मैंने कर दिया। देखो 1.17 साइन 35.67 डिग्रीज, 35.67 डिग्रीज प्लस 0.2667 डबल सिक्स सेवन ना, 667 मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 इंटू अंदर कैलकुलेट कर लेगा 35.67। देखो ये फीड किया है। अब इक्वल टू प्रेस करने के बाद 0.935 आना चाहिए। चेक करो 0.9349 आ गया ना, इज गुड एनफ। 0.9349 आ गया, इज गुड एनफ। इतनी एक्यूरेसी बिल्कुल आराम से चलेगी। 0.9349 इज एज गुड एज 0.935। समझ गया? इसको एक्सेप्ट कर लिया हमने। एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड क्या, यही वैल्यू इसने दिया है, और कोई वैल्यू दिया ही नहीं, और कोई वैल्यू इसने दिया ही नहीं होगा। मैं चेक कर लेता हूँ कि और कोई वैल्यू इसने दिया था क्या। अब तो रिप्ले में आएगा भी नहीं। मोड में जा करके फिर देखता हूँ कि दूसरा वैल्यू भी कुछ देता है क्या। मैंने किया था, क्या किया था, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1.17 साइन x, साइन अल्फा x, ब्रैकेट को बंद कर दिया था, प्लस 0.2667 इंटू साइन 2 डेल्टा किया था ना, साइन 2 फिर x कर दिया था, x ब्रैकेट बंद कर दिया था, यही किया था। उसके बाद हमने कहा था कि सॉल्व करो इसको, शिफ्ट सॉल्व। y का वैल्यू इसने पूछा था, 0.935 दिया था, पिछला वैल्यू आ गया है। अब उसके बाद सॉल्व फॉर x किया था, और पिछला वैल्यू इसने दे दिया था। सॉल्व फॉर x, ये वैल्यू आ गया, अब भी वही आ गया 35.67 डिग्रीज। अब इज इक्वल टू के बाद फिर मैं चेक करता हूँ, तो और कोई दूसरा वैल्यू नहीं दे रहा है, फिर y का वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए बिल्कुल ठीक है। चलो तो हम लोग फिर चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स मोड में। 35.67 डिग्रीज आ गया। अब इसी वैल्यू को तुमको यूज करके आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है, जगह है यहाँ? नहीं, जगह नहीं। नेक्स्ट पेज चलो। नेक्स्ट पेज पे आगे तुम, अब देखो, अब ब्लैक से कर देते हैं। डेल्टा तुमको आ गया ना। नाउ आईडी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू EF माइनस V cos डेल्टा बाई XD। होता है ना, EF इज इक्वल टू V cos डेल्टा प्लस ID XD होता है। तो ID निकालना है हमको। क्यों निकालना है, वजह तुम समझ गए होगे। ID इज इक्वल टू IC नहीं, ID
आई डी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ई एफ का वैल्यू क्या था? ई एफ का वैल्यू था, यहाँ देखो, 1.4625, याद रखोगे, 1.4625, 1.4625, 1.4625 माइनस वी कॉस डेल्टा, 1 इंटू कॉस डेल्टा क्या आया था अभी, 36 पॉइंट समथिंग था ना, 35.67, 35.67 डिग्रीज, 35.67 degrees divided by xd, 1.25। इससे आईडी का कैलकुलेशन कर लो कि आईडी का वैल्यू क्या आ रहा है। आईडी इज इक्वल टू 1.4625 ही था ना यार, 1.4625, 1.4625, एंगल 35.67 था, 35.67, ठीक है। ये सब गलती हो जाती है तो कैलकुलेशन फिर करना पड़ता है ना, इसीलिए चेक कर रहा हूँ। 1.4625 माइनस कॉस 35.67, 35.67 डिवाइडेड बाय 1.25। देखो ये मैंने रीड किया है, इक्वल टू 0.52, just 0.52, ID is equal to 0.52 पर यूनिट आ गया। 4 डेसिमल प्लेस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसकी वजह यह है कि तुम देखो 0.5200 के बाद फिर 88 वगैरह है, समझ गए? तो मैं इसको 0.52 पे रोक देता हूँ। अगर तुमको बहुत ज़्यादा क्या है कि 4 डेसिमल प्लेस तक आप क्यों नहीं गए, तो चलो कर देता हूँ। ये तो नहीं चाह रहा है, लेकिन मैं इसको 0.5201 कर देता हूँ, क्योंकि हर जगह 4 डेसिमल प्लेस पर जाते थे, इसलिए कर देता हूँ 0.5201 पर यूनिट आ गया इसका। अब इसके आने से फ़ायदा क्या हुआ, याद करो, क्वाड्रेचर एक्सिस लोकेटर। नाउ ई डैश का मैग्नीट्यूड याद करो, ई एफ के मैग्नीट्यूड से इसका डिफरेंस होता है माइनस आई डी इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू, एक्स डी माइनस एक्स क्यू, समझ गए? अंडर एक्साइटेड में है, इंटरनली इंटरनल पी एफ भी लीडिंग है, तब वो ई एफ प्लस आई डी इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, अदरवाइज ये माइनस ही रहता है। लैगिंग पी एफ का भी केस चल रहा है, हम जानते हैं। ऐसे भी तुम फेजर डायग्राम से देख सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि ई डैश के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इज इक्वल टू ई एफ का मैग्नीट्यूड था 1.4625, 1.4625 माइनस आई डी तुमने निकाला अभी 0.5201 मल्टीप्लाइड बाई एक्स डी माइनस एक्स क्यू, 1.25 माइनस 0.75,
इसको कैलकुलेट करो, कितना होगा, यहीं पर कर लो। ई डैश मैग्नीट्यूड से लिखना है, ई डैश इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 1.4625 माइनस 0.5201 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, जो डिफरेंस है 0.5, देख लो, इज इक्वल टू 1.20245, इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ फोर्थ डेसिमल प्लेस पे, तो ये हो गया 1.202, 4 के बाद 5 है, इसलिए मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा 5 पे, ये 5 पर यूनिट। ये एक काम की चीज आ गई, इसलिए कि अब देन the armature current IA, as always, would be given as E dash as phasor, E dash as phasor minus V as phasor upon JXQ. क्यों? क्वाड्रेचर एक्सिस लोकेटर E dash इज इक्वल टू V प्लस JIAXQ ही से आता था, तो IA का वैल्यू यह हो गया। आंसर तुमको मिल जाएगा डायरेक्ट बेटा, आर्मेचर करंट भी मिल जाएगा और इसका पावर फैक्टर मिल जाएगा, सिर्फ वैल्यू पुट करने की देर है। ई डैश का वैल्यू पुट करो 1.2025, साथ में एंगल, जो डेल्टा था वही उसका एंगल है, डेल्टा था 35.67। ये हमेशा याद रखना कि जो रेफरेंस फेजर है वो टर्मिनल वोल्टेज -1 एंगल 0 डिग्री, ये है V डिवाइडेड बाय JXQ 0.7। कहाँ XQ यूज करना है, कहाँ XD यूज करना है, इसकी होशियारी होनी चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तुमको याद नहीं है एक प्रॉब्लम में मैंने IQ को IA साइन साई लिख दिया था, जबकि होता कॉस साई होता है, और पूरे न्यूमेरिकल को मुझे फिर से करेक्ट करना पड़ा था, कितना टाइम लग गया था, तो होशियारी से ज़रा। IA इज इक्वल टू, वैल्यू फीड कर रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने, 1.2025, 1.2025 एंगल 35.67, ठीक है, -1 एंगल लगाने की जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाय 0.75 I, देख लो, देख लिया गौर से, इक्वल टू, कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएगा, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ पोलर फॉर्म में, आंसर को आर एंगल थीटा के फॉर्म में कर रहा हूँ, अब उसका जवाब लिखूंगा। देखो बच्चों, IA का वैल्यू आएगा 0.9354, देख लो 0.9354, 0.9354,
के बाद 3 6 है तो 5 4 पर इसको राउंड ऑफ कर देता है। एंगल, एंगल देखो कितना आया है, 1.887। देख रहे हो, जो आया है वो तो आपको लिखना पड़ेगा। सो दिस राउंड्स ऑफ टू 1.89 डिग्रीज। मतलब आई ए just leads V by around 2 degrees, जबकि EF कितना लीड कर रहा है V से, देखो डेल्टा कितना वैल्यू था, 35.67 डिग्रीज। इसका मतलब यह है कि इंटरनल पीएफ लैग अब भी है। प्रोफेसर डायग्राम में देख लेना, बता दूंगा। यह हो गया तुम्हारा पर यूनिट, इसी से तुम्हारा सारा आंसर मिल गया। मैं लिख रहा हूँ आंसर, जगह है ना, हाँ जगह है। दैट इज आई ए मैग्नीट्यूड is equal to 0.9354 per unit, and power factor PF is equal to cos ऑलमोस्ट यूनिटी पीएफ कैसे हो बेटा, 1.89 डिग्रीज, ये 9 है, 1.89 degree. The nature is leading, even if by a very small amount, leading. पावर फैक्टर में हमेशा नेचर लिखा करो, लीडिंग। यहाँ पर लिख लो, cos 1.89 क्या होगा, वो तो ऑलमोस्ट 1 होगा। 1 तो मैं कैसे लिखूँ, 1.89 डिग्री, देखो cos 1.89 डिग्री का इज इक्वल टू, तुम देख रहे हो, मैं नहीं देख रहा हूँ, ये 0.995 आया है, 0.99999, ट्रिपल लाइन के बाद 455 आया है, तो मैं इसको 5 कर देता हूँ। 5 लीडिंग, ये दोनों मिलाकर के आपका टोटल आंसर हो गया। इसको घेर दीजिए, हाईलाइट कर दो जैसे हमेशा करते हो। कहाँ चला गया, हो गया आंसर। कैलकुलेशन चेक करना है, पी का वैल्यू जो तुमने जहां से शुरू किया था, उस पी को देखो इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन चेक करो। रेड से कर लो, कैलकुलेशन चेक। इसलिए कि अगर ये मिल गया तो फिर तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं, सेम पावर आ जाना चाहिए। कैलकुलेशन चेक, P is equal to V into IA cos phi।
V का वैल्यू 1, IA का वैल्यू 0.9354, और पावर फैक्टर का वैल्यू 0.9995। इससे कैलकुलेट करो। इसका वैल्यू वही आना चाहिए जो तुम्हारे इस पावर में आया था, 0.935 आना चाहिए। चेक करो 0.935 आता है कि नहीं। आ ही जाएगा, 0.935 तो खुद ही नजर आ रहा है, ये 0.99 है। एनीवे मैं इसे कर रहा हूँ 0.9354, ये करंट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 0.99995। देख लो, इसको इज इक्वल टू तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, 0.935 आना चाहिए। कितना आया? 0.9349 आ गया ना। इज दैट गुड? इतना आराम से चलता है। 0.935, 49 को मैंने 5 कर दिया। पर यूनिट बिल्कुल कैलकुलेशन ओके, इसलिए कि ये वही पावर है जिससे तुम पहले चले थे। 0.935 एज बिफोर लिख दो, एज बिफोर, एज बिफोर। अब जरा इसका फेजर डायग्राम देखा जाए, ठीक है। देखो ये पार्ट ए का फेजर डायग्राम मैं ला रहा हूँ, जो मैंने उस वक्त खींचा था। इसी को अब मॉडिफाई करना है मुझे, ये नए जो वैल्यूज आए हैं उसके हिसाब से। सबसे पहले तो ये डेल्टा जो 35 डिग्रीज वगैरह के करीब था उसको मैं रहने देता हूँ, उसको नहीं चेंज करता हूँ। ठीक है, ये तकरीबन उतना नज़र आ रहा है। ये सब चीज़ अपने पास ठीक ही ठीक है। सिर्फ ज़रा सा ये जो आई ए है इसका प्रॉब्लम है। आई ए आ गया है तुम्हारा तकरीबन 1 डिग्री आगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी करके इससे 1 डिग्री आगे मुझे करना है। मैं इसे घुमाता हूँ, वी से 1 डिग्री आगे करना है। रोटेट करना है। पेन कहाँ गया? इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। देखो ये वी के सीध में आ रहा है, इससे थोड़ा सा इसको लीड करता है, और से देखो थोड़ा सा लीड करवा दिया। ये ज़रा से ज़्यादा कर देता हूँ इसलिए कि पता नहीं चलेगा तुमको कुछ भी। इतना करके छोड़ देता हूँ। ये एंगल ऑफ लीड से काम चल जाएगा। ये एंगल ऑफ लीड हो जाएगा। वी को रहने देता हूँ, इसको उड़ा देता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, और ये सब भी ख़त्म कर देता हूँ। ये सब तो अब है नहीं। अब तो आइए यहाँ आ गया ना बेटा, ये आइए तुम्हारा आइए। अब जो नया है वो ये है, दिस आइए।
लाल मैंने कर दिया, ब्लैक करते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक कर देते हैं। ये है आइए, कहाँ पर लिखूं? आई ए। ये आइए एज फेजर। ये आइए, समझ गए? और ये एंगल अब फाई हो गया। ये एंगल तुम्हारा फाई है, देख लो। ये एंगल फाई है, इसको मिटा दो, इसी को जरूरत नहीं, खत्म करो। दो पार्ट में रहा होगा, इसको भी खत्म। ठीक है, ये है आई ए का डायरेक्शन और ये है फाई। अब इसके जो आई क्यू और आई डी को अगर तुम चाहोगे देखना, तो देखो, इसका प्रोजेक्शन इस तरफ तुमको आई क्यू देगा। ये ये तुमको आई क्यू देगा। आई क्यू रेड से कर देता हूँ, पुराने वाले आई क्यू को काट दूंगा। आई क्यू अब का ये है। ये सब को मिटा दो, इज नो लॉन्गर आई क्यू। ये सब मिटा दो, ये सब प्रोजेक्शन भी बेकार है, सबको हटा दो। या ये भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये आई क्यू हो गया। आईडी तो तुमको नजर भी नहीं आएगा, क्या तुमको दिखाऊं आईडी? एनीवे, दिखाने की कोशिश तो कर सकता हूँ। आई ए के टिप से इस तरफ एग्जरेटेड है, इतना होगा नहीं आईडी। ये है आईडी, ये है आईडी। आई डी नए कंडीशंस का आईडी है, समझ गए? नीचे वाला आईडी मिटा दो। और ये प्रोजेक्शन है, इसलिए इसको चाहो तो जहाँ पर कर सकते हो वहाँ पर डॉटेड कर दो। ये डॉट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर तो करना मुश्किल है, देखते हैं एक एक करके। चलो, चलेगा। इसको तो छोड़ ही दो, इसको छोड़ ही दो। एक एक डॉट कर देता हूँ यहाँ पे, डेल्टा भी लेकिन उड़ जाएगा। चलो चलेगा, छोड़ दो। ठीक है, तो डेल्टा भी हो गया, ये एंगल फाई भी हो गया, फाई एंगल ऑफ लीड है। अब साई क्या है? साई इज द एंगल बिटवीन, बोलो, क्यू एक्सिस एंड आई ए। ये फॉर आई ए के बीच का एंगल साई कहलाता है। ये है साई, ये
दिस वन इज साई, ये साई है। एरो डाल दूं, ये है साई, ये है साई, ये एंगल आई और क्यू के बीच में। साई वन नहीं, सिर्फ साई टू। चलो मिटा करके साई लिया। ये पुराना वाला बच गया है, इसे साफ कर देते हैं। मिला देंगे, कोशिश करेंगे मिलाने की। ब्लैक ही है ना। ये देखो मिल गया, टेढ़ा हो गया। ये भी टेढ़ा है। चलो ये चलेगा, सीधा हो गया। ठीक है ना। इसके जो पुराने डॉट्स वगैरह हैं उनको ख़त्म करना है। ये सब पुराने वाले का है। इसको मिटा दो। ठीक है, बाकी को रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं। ये आई क्यू हो गया, ये आई डी हो गया। ठीक है। अब आखिरी चीज़ बच गई कि वी प्लस जे आई ए एक्स क्यू किधर जाता। तो इसको रिकरेक्ट करने की कोशिश किया जाए। देखो, सबसे पहले तो इसको उड़ा दो, इस लाइन को ख़त्म करो। अब इस लाइन को भी ख़त्म करो। ठीक है। अब देखो आई ए का एक्सटेंशन, आई ए तुम्हारा ये है। लाइन थोड़ी सी मिट गई है। ये आई ए था, इसी कॉपी करो, हल्की सी कॉपी करो इसे। इसे कॉपी करके देखो, ये है ना। इसी को एक्सटेंड कर दो। इसी को इससे एक्सटेंड कर दो, इसी डायरेक्शन में। ठीक है। अब वी से इसके 90 डिग्री पर एक लाइन जानी चाहिए, आई ए का जो डायरेक्शन है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो चाहो तो, बाद में मिटा देना। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। चलो इतना कर लो, काफ़ी। इससे 90 डिग्री तुमको डालना है, वी से। देखो, वी के टिप से चलो, वी के टिप से चलो 90 डिग्री पे। 90 कहाँ बन रहा है रफली, यह है 90 डिग्री। चलो चलेगा। ये है जे आई ए एक्स क्यू, जे आई ए एक्स क्यू, ये चीज़ बन गई। इसको मिटा दो, एक्सटेंशन को मिटा दो, इसको भी डॉटेड कर दो, इसलिए कि ये
सिर्फ परपेंडिकुलर के लिए हमने बनाया था। ये 90 डिग्री है। दिस इज 90 डिग्री। टेढ़ा हो गया, सीधा करो। ये 90 डिग्री और ये है जे आई ए एक्स क्यू। ये है जे आई ए एक्स क्यू और इसीलिए ई डैश कौन सा बन गया? ई डैश बना ये। दिस इज फेजर ई डैश। ई डैश, ये फेजर ई डैश। समझ गए? ये ई डैश को ख़त्म करो। इज नो लॉन्गर ई डैश, ये नहीं, ये नहीं। ई डैश प्लस जे आई डी एक्स डी माइनस एक्स यू तुम्हारा ई एफ तक पहुंच जाएगा। ये ठीक है। जे आई क्यू एक्स क्यू ये भी ठीक है। जे आई डी एक्स डी ये भी ठीक है। तो ये फेजर डायग्राम तुम्हारा पूरा हो गया। मैंने तुमको, अच्छा साई फिर से हम नहीं लिखा, साई तुमको ब्लू से दिखा देता है। साई है ये एंगल, ये एंगल है साई। समझ गए? ये फाई और ये डेल्टा, ठीक है? और ये दोनों कंपोनेंट्स। सो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ दैट कंडीशन। यहाँ पे तुम देख रहे हो, हालांकि हमें एग्जेजरेटेड दिखा दिया। यहाँ पर टर्मिनल पर आई ए लीडिंग है, टर्मिनल पे आई ए लीडिंग है। टर्मिनल पे आई ए लीडिंग है, लेकिन इंटरनली अब भी लैगिंग है। इसलिए यह है ओवर एक्साइटेड ही, मतलब इन दैट सेंस लीडिंग पी एफ है यहाँ पर के ई एफ इज मोर देन ई डैश। ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड कहना तो बहुत मुनासिब नहीं है, उसके बारे में बहस बहुत बाद में अगर ज़रूरत हुई तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है? तो ये पोजीशन। तो ठीक है बच्चों, वो न्यूमेरिकल मैं इसलिए तुम लोगों को बनवा रहा था कि अगर कभी कोई पागल आदमी दे दे तो तुम्हारे पास तो कैलकुलेटर होता है, सॉल्व फंक्शन सीख लो। नॉर्मल हालात में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करो। इसलिए कि सॉल्व फंक्शन गारंटी नहीं करता है कि सॉल्यूशन सही देगा, उसको हमेशा वेरीफाई कर लेना चाहिए। इसलिए कि वो न्यूटोनियन एक्सट्रापोलेशन से सॉल्व करता है। तुम पढ़ोगे उसका मैनुअल तो तुमको नजर आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। देख लें पेजेस, ये क्या पोजीशन है। प्रीवियस ये कहाँ चला गया? प्रीवियस में आप कहाँ चले गए? रिकॉर्डिंग तो हो रही थी, रिकॉर्डिंग हो रही थी, इसलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर दो। ठीक है, बाकी हम लोग चेक कर लेंगे कि सही था कि नहीं था। तो इजाज़त दो। हैव अ नाइस टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। ठीक है, तुम्हारे सामने स्टॉप कर रहा हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग।